नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में चुनावी हिंसा में एक और नेता को गोली मार दी गई है। हादी की मौत के बाद पहले से ही हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में इसे लेकर बवाल मच गया है। बांग्लादेश में उग्र और हिंसक प्रदर्शन को लेकर शेख हसीना ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस ना तो नेता है और ना ही उन्हें सियासी अनुभव है। सरकार चलाने के लिए वो पूरी तरह अयोग्य व्यक्ति है, जिसके चलते आज बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ बैठा है। तो यूनुस का दावा है कि हालात कंट्रोल में है, जबकि यूनुस के साथ ही रहे लोग ही अब उनके खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। तो हिंसा की आग में जला बांग्लादेश, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने की बड़ी आशंका। पूर्व पीएम इमरान खान ने लोगों से की बड़ी अपील। घबराए शहबाज मुनीर ने की रावलपिंडी की नाकेबंदी। एप्स्टीन मामले में बढ़ा विवाद। न्याय विभाग ने राष्ट्रपति ट्रंप की फोटो दोबारा की अपलोड। इससे पहले 16 फाइलें वेबसाइट से हो गई थी गायब। भयानक मोड़ पर पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध। मॉस्को ने दागे 1300 ड्रोन और मिसाइलें। अमेरिका की युद्ध विराम की कोशिशों पर मंडराया संकट। और चलते चलते में देखेंगे 6.5 करोड़ साल पहले आई तबाही से मिट गए डायनासोर, फिर भी नदियों ने क्यों नहीं बदला अपना बहाव। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने समुद्र में की वेनेजुएला की घेराबंदी। तीसरे ऑयल टैंकर पर बोला धावा। 2 जहाज पहले ही कर चुका है जब्त। दोनों देशों में लगातार बढ़ रहा है तनाव। जापान में परमाणु हथियारों पर छिड़ी बहस। अमेरिका की न्यूक्लियर छतरी पर समीक्षा की उठी मांग। भड़के चीन और उत्तर कोरिया, कहा रेड लाइन पार कर रहा टोक्यो। फलस्तीन देश बनने से रोकने की कोशिश में जुटा इजरायल। वेस्ट बैंक में 19 नई यहूदी बस्तियां बसाने को दी मंजूरी। सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र ने की कड़ी निंदा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बनी सहमति। 95% निर्यात पर कम या खत्म किए जाएंगे टैरिफ। भारतीय पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम लक्जन के बीच फोन पर हुई बातचीत। तो बांग्लादेश में बवाल थम नहीं रहा है। मोहम्मद यूनुस पर अब उनके सहयोगी ही भड़के हुए हैं। जो लोग कुछ समय तक यूनुस की सरकार में शामिल थे, अब वो सरकार को फेल बता रहे हैं। देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, तो यूनुस खामोशी से सब कुछ होते देख रहे हैं। उन पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि यूनुस इस बवाल को और बढ़ाना चाहते हैं, जिससे बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टाला जा सके। इस बीच बांग्लादेश में चल रही चुनावी हिंसा में एक और व्यक्ति की जान चली गई है। एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी के खुलना डिविजनल चीफ और पार्टी के केंद्रीय आयोजक मोतालेब सिकदर को गोली मार दी गई है। सिकदर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिकदर पर हमले में भी वो ही तरीका अपनाया गया जो उस्मान हादी के मामले में अपनाया गया था। इनकलाब मंच के प्रवक्ता हादी की तरह ही अज्ञात बंदूकधारियों ने सिकदर को सिर में गोली मारी है। हमलावर अटैक के बाद फरार होने में कामयाब रहे। बांग्लादेश पहले से ही हादी की मौत के बाद से उबल रहा है। इसे लेकर इनकलाब मंच ने आरोप लगाया है कि ढाका में 1 लाख लोग हादी के समर्थन में जुटे। बड़ा प्रदर्शन हुआ। गृह मामलों के सलाहकार और उप गृह सलाहकार खुद मौजूद थे। उन्होंने सरकार से 2 मांग की थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। ना तो अवामी लीग के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और ना ही यूनुस सरकार सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर पाई है। इनकलाब मंच ने खुफिया विफलता के लिए गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग की है। यह चेतावनी भी दी है कि गृह सलाहकार ने इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस बीच बांग्लादेश जमात इस्लामी ने भी इनकलाब मंच के 24 घंटे के अल्टीमेटम का समर्थन कर दिया। पार्टी के महासचिव मियां गोलाम परवर ने सरकार से सवाल किया कि अगर हादी को मारने वाले संदिग्ध आरोपी वाकई देश से भाग गए तो महज 6 घंटे में यह कैसे मुमकिन हुआ और इसमें खुफिया एजेंसियों की भूमिका क्या रही। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी हैं। एक रिक्शे वाले पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उसकी कलाई में लाल धागा बंधा हुआ था। बीएनपी नेताओं के घरों पर भी हमले हो रहे हैं। लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें एक बच्ची की भी जान चली गई। वहीं दूसरे इलाकों में भी बीएनपी नेताओं के घरों पर हमले की खबर सामने आ रही है। वहीं मोहम्मद यूनुस का दावा है कि देश के हालात कंट्रोल में हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश को अराजकता की तरफ ले जाने के आरोप लगाए हैं। हसीना ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अराजकता और बढ़ गई है। उस्मान हादी की जान लेने की घटना उस अराजकता को दर्शाती है जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका और यूनुस के शासन में और बढ़ गई है।
हिंसा एक सामान्य स्थिति बन गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे नकारती है या इसे रोकने में फेल हुई है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को आंतरिक रूप से अस्थिर करती हैं, साथ ही हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभावित करती हैं, जो जायज चिंता के साथ देख रहे हैं। भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हमारे द्वारा मिलकर बनाई गई हर चीज को कमजोर होते हुए देख रहा है। हसीना ने कहा कि दुनिया बांग्लादेश की स्थिति को देख रही है। खासतौर से बीते हफ्ते बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमें शर्मसार किया है। भीड़ ने अल्पसंख्यक युवा की जान ले ली तो घरों को आग लगा दी। हजारों की भीड़ के सामने पुलिस और सिस्टम बेबस दिख रहे हैं। हसीना ने कहा कि मैं इस चिंता को समझती हूं और लाखों बांग्लादेशी भी समझते हैं, जो उस सुरक्षित धर्मनिरपेक्ष देश को पसंद करते हैं जो हम कभी थे। यूनुस राजनेता नहीं है और उन्हें एक देश को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। शेख हसीना भले ही बांग्लादेश के हालात पर चिंता जता रही हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस ज्यादा टेंशन में नहीं दिख रहे, क्योंकि हालात और बिगड़ते हैं तो वो आसानी से बांग्लादेश में होने वाले चुनावों को स्थगित कर सकते हैं और इससे उनकी कुर्सी बची रहेगी, क्योंकि चुनाव के बाद यूनुस को सत्ता से जाना पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो सकता है। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पहले से ही गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान जंग का मैदान बनने वाला है। अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के फाउंडर इमरान खान ने आवाम से देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की डिमांड की है और इसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार परेशानी में घिर गई है। आसिम मुनीर के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इमरान समर्थकों का सबसे ज्यादा गुस्सा मुनीर पर ही दिख रहा है। बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शनों से डरे मुनीर ने रावलपिंडी को किले में बदल दिया है, क्योंकि इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है और रावलपिंडी बड़ी जंग का मैदान बन सकता है। रावलपिंडी में 1300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सुरक्षा घेराबंदी में 2 एसपी, 7 डीएसपी, 29 निरीक्षक और थाना प्रभारी, 92 उच्च अधीनस्थ अधिकारी और 340 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा एलीट फोर्स कमांडो के 7 सेक्शन, रैपिड इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस यानी रेसो के 22 जवान और एंटी रॉयड्स मैनेजमेंट विंग के करीब 400 कर्मियों को भी तैनात किया गया है। पूरे देश में सेना और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि अब इमरान के साथ मुनीर और शहबाज आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि इमरान ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। पहले हम आपको इमरान खान के हवाले से पीटीआई ने क्या पोस्ट किया है उससे बताते हैं। तो पीटीआई ने लिखा कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को सड़क पर आंदोलन की तैयारी करने के लिए पैगाम भेजा है। पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए उठना होगा। कोर्ट ने मेरे खिलाफ जो फैसला सुनाया है उससे मुझे हैरत नहीं हुई। पिछले 3 सालों के आधारहीन फैसलों और सजा की तरह तोशा खाना का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। यह फैसला जज ने बिना किसी सबूत के और कानूनी जरूरतों को पूरा किए बिना जल्दबाजी में दिया है। फैसले से पहले कोर्ट ने उनकी कानूनी टीम की बात भी नहीं सुनी। इमरान का कहना है कि उनके खिलाफ कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं वो फिक्स्ड है। मामला फिक्स है, सुनवाई फिक्स है और सजा भी पहले से ही फिक्स है। मुझे सुना भी नहीं गया और सजाएं सुनाई जा रही हैं। अब तक 189 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 5 मामलों में 62 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। यानी सरकार की कोशिश इमरान को जेल में ही रखने की है और जेल में ही उनकी जान लेने की है, जिसके बाद अब पीटीआई आर पार के मूड में है। खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम हर शहर की हर गली को बंद कर देंगे। इमरान खान के सीधे निर्देश पर यह आंदोलन शुरू किया जा रहा है। बहुत हो गया, अब सड़कों पर उतरने का समय है। कार्यकर्ता इस बड़े आंदोलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब समय आ गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जारी बवाल की। तो इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। जब ये फाइल सार्वजनिक नहीं की गई थी तो एप्स्टीन के साथ उनके रिश्तों पर सवाल थे, और अब जब आंशिक रूप से इन फाइल्स को पब्लिक कर दिया गया है तो भी सवाल खत्म नहीं हो रहे, बल्कि नए विवाद खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के साथ ही रिपब्लिकन्स भी एप्स्टीन फाइल्स पर ट्रंप प्रशासन के फैसले से खुश नहीं है। यानी ट्रंप का ये दांव पूरी तरह फेल हो गया है। एप्स्टीन मामले में खुद को बचाने की कोशिशों के बीच अब वो और बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही उनकी पूरी सरकार अब दबाव में दिखाई दे रही है। यह दबाव तब और जाहिर हो गया जब ट्रंप प्रशासन ने न्याय विभाग की वेबसाइट से जो फाइल्स हटाई गई थी उन्हें दोबारा अपलोड कर दिया, जिस पर बवाल मच गया।
दरअसल 19 दिसंबर की देर रात एप्स्टीन फाइल्स के 3 लाख दस्तावेज, जो पूरे दस्तावेज का एक हिस्सा मात्र है, उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर रिलीज किया गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसमें से 16 फाइल्स गायब कर दी गई। खासतौर पर वो तस्वीरें जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनका वेबसाइट से हटाया जाना विवादों में घिर गया, क्योंकि पहले से ही इन दस्तावेजों में ट्रंप का जिक्र मात्र होना और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जो डेमोक्रेट्स नेता रहे हैं, उनका बार बार जिक्र आना इसे एक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। और जारी दस्तावेजों में भी ट्रंप की तस्वीर को हटाना इन आरोपों को और बल दे देता है। हालांकि अब इस पर सफाई देते हुए न्याय विभाग ने बताया कि न्यूयॉर्क के सरकारी वकीलों ने पहले इस तस्वीर पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इससे पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा हो सकता था। इसलिए एहतियात के तौर पर इस तस्वीर समेत कुल 16 फाइलों को वेबसाइट से हटा दिया गया था। लेकिन जांच के बाद ऐसा कोई खतरा नहीं मिला। इस फोटो में एप्स्टीन मामले के किसी भी पीड़ित को नहीं दिखाया गया है, इसलिए फोटो को बिना किसी बदलाव के दोबारा जारी कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एप्स्टीन मामले में बहस को और बढ़ा दिया है। यहां तक कि इस गंभीर आपराधिक घटना की पीड़िताओं ने भी इस मामले में न्याय विभाग की कार्यवाही पर निराशा जाहिर की है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप प्रशासन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? इन फाइल्स में किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? बहरहाल अब देखना यह होगा कि एप्स्टीन मामले में यह बहस कहां जाकर थमती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे तेज होते रूस यूक्रेन युद्ध की। तो युद्ध विराम की कोशिशों के बीच ये युद्ध अब भयानक रूप लेता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले 7 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर लगभग 1300 ड्रोन, करीब 1200 गाइडेड एरियल बम और अलग अलग तरह की 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। इस हमले में ओडेसा और दक्षिणी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जहां जनजीवन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। हमारी सेना इन प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने में जुटी हुई है। ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रूसी हमलों से हुए इस नुकसान की तस्वीर पेश की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसे लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसमें ओडेसा क्षेत्र पर रूसी हमले में 8 लोग मारे गए और 27 घायल हो गए। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूस ने पिवदेन्नी शहर के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल से हमला किया। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 9 दिनों से ओडेसा पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई है। यानी देखा जाए तो बीते कुछ वक्त में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनाने की। बीते दिन फ्लोरिडा में यूक्रेन और यूरोपीय प्रतिनिधियों के साथ अमेरिकी अधिकारियों की बैठक हुई। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया कि इस बातचीत का मकसद यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण पर सहमति बनाना था। हमारी प्राथमिकता बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने वाले इन हमलों को रोकना, सुरक्षा की गारंटी देना और यूक्रेन की स्थिरता और दीर्घकालिक समृद्धि के लिए परिस्थितियां बनाना है। शांति का मतलब केवल दुश्मनी का अंत नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्थिर भविष्य के लिए एक सम्मानजनक आधार भी होना चाहिए। यानी अमेरिका पूर्ण युद्ध विराम की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक ये वार्ताएं फेल हो रही हैं, यूक्रेन अपनी मांग पर अड़ा है तो रूस भी झुकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने बीते दिन रूस अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति के आवास क्रेमलिन ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि ऐसी कोई वार्ता हो रही है। इन हालात में अमेरिका की कोशिशें क्या वाकई में किसी नतीजे पर पहुंचेंगी, इस पर सवाल बने हुए हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे नदियों की धारा यानी फ्लो की। तो जरा सोचिए, लाखों करोड़ों साल पहले आसमान से एक भारी भरकम एस्टेरॉयड हमारी धरती पर गिरता है। एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते इस धरती से डायनासोर्स का अस्तित्व मिट जाता है। आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, जंगल राख में तब्दील हो जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसी महातबाही ने तो धरती का नक्शा ही बदल दिया होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है जो आपको भी हैरान कर देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अमेरिका की लाखों साल पुरानी चट्टानों और नदियों के रास्तों पर रिसर्च की। हम अब तक तो यही मानते थे कि जब पर्यावरण बदलता है तो नदियां अपना रास्ता और आकार बदल लेती हैं, लेकिन इस नई स्टडी ने इसी पुरानी सोच को चुनौती दी है। पता चला है कि जिस वक्त डायनासोर विलुप्त हो रहे थे, उस महाप्रलय के दौरान भी वहां की नदियां अपनी पुरानी लय में ही बहती रहीं। जी हां, वैज्ञानिकों ने करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके का सैटेलाइट और जमीनी सर्वे किया। उन्होंने पाया कि तबाही के तुरंत बाद नदियों की दिशा या बनावट में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, और बदलाव आया भी तो इस घटना के करीब 4 लाख साल बाद। ये वाकई चौंकाने वाला है कि जब धरती पर जीवन का नामो निशान मिट रहा था, तब भी इसका असर इन वाटर बॉडीज पर नहीं पड़ा।
इस रिसर्च से एक बड़ी बात समझ में आती है कि आसपास के जंगल जल जाएं या जीव जंतु खत्म हो जाए, लेकिन नदियां अपने पुराने रास्तों को आसानी से नहीं छोड़ती। यानी वो प्रकृति के इन घातक बदलावों को सहने की क्षमता रखती हैं। तो अगली बार जब आप किसी शांत बहती नदी को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, बल्कि ये वो है जिसे हजारों साल पहले की महातबाही भी हिला नहीं पाई थी। तो कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें जरूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।